हेलो एवरीवन, आज एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वास्थ्य बायोलॉजी क्लासेस और मैं अमरजीत। और मैं आपको बता दूं कि आज हम जिस स्पेशल टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, वह आपका है रुधिर स्कंदन, ब्लड क्लॉटिंग यानी रुधिर का थक्का जमना। तो चलिए हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि जब कहीं भी चोट लगती है तो आपने देखा होगा कि जो हमारे शरीर का रुधिर है वह बाहर निकलने लगता है, लेकिन कुछ समय बाद रुधिर के बाहर निकलने की प्रक्रिया बंद हो जाती है। तो आज हम वही बताने वाले हैं कि रुधिर के निकलने की प्रक्रिया बंद आखिर कैसे हो जाती है और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि रुधिर स्कंदन क्या है, अर्थात रुधिर का थक्का जमना किसे कहते हैं। तो जब शरीर से बाहर निकलने तथा वायु के संपर्क में आने पर रुधिर का तरल अवस्था से जेली समान ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को रुधिर स्कंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। ठीक, तो ब्लड क्लॉटिंग या रुधिर स्कंदन क्या है? शरीर से बाहर निकलने तथा वायु के संपर्क में आने के बाद रुधिर का तरल अवस्था से जेली समान ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाना ही रुधिर स्कंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग या रुधिर का थक्का जमना कहलाता है। इससे क्या होता है? रुधिर की क्षति नहीं होती है, यानी ज़्यादा मात्रा में रुधिर शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक, रुधिर स्कंदन के बारे में सबसे पहले होवेल नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ठीक, तो रुधिर स्कंदन के बारे में सबसे पहला विवरण किसने दिया था? उस वैज्ञानिक का नाम है होवेल। तो होवेल ने सबसे पहले बताया कि रुधिर जमता कैसे है, अर्थात ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है। ठीक, तो मैं आपको बता दूं कि जो ब्लड क्लॉटिंग है यह एक जटिल प्रोसेस है, यानी कई चरणों में स्टेप बाय स्टेप संपन्न होती है। तो चलिए हम विस्तृत रूप से जानते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है, जैसे ही कहीं चोट लगती है, क्योंकि आप जानते हैं कि रुधिर हमेशा कहाँ बहता है मनुष्य में? रुधिर वाहिनियों के अंदर, क्योंकि इसमें जो है क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। और आप जानते हैं कि क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेशन में ऑलवेज जो ब्लड फ्लो होता है वह कहाँ होता है? रुधिर वाहिनियों के अंदर होता है। तो जब भी कहीं चोट लगती है, सबसे पहले रुधिर वाहिनी क्षतिग्रस्त होती है और उस रुधिर वाहिनी से रुधिर जो है शरीर से बाहर निकलने लगता है। तो जैसे ही रुधिर शरीर से बाहर निकलने लगता है, सबसे पहला जो काम होता है वह होता है वैसोकॉन्ट्रिक्शन का। वैसोकॉन्ट्रिक्शन में क्या होता है? वाहिनी संकीर्ण हो जाता है, यानी वाहिनियां क्या होती हैं? सिकुड़ करके पतली हो जाती हैं। कैसे होता है ये देखते हैं कि जैसे ही सब कहीं भी चोट लगती है, चोट लगने के कारण जो रुधिर में घुला हुआ ब्लड प्लेटलेट्स है, जो भी ब्लड प्लेटलेट्स होता है, आप जानते हैं कि प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य होता है रुधिर का थक्का जमाने में सहायता करना। तो क्या सहायता होता है यहाँ आप जानने वाले हैं। तो जो रुधिर प्लेटलेट्स होता है वह सबसे पहले क्या करता है? कटे हुए स्थान से बाहर निकलता है, यानी जैसे ही कहीं भी कोई भी अंग क्षतिग्रस्त होता है, प्लेटलेट्स सबसे पहला काम करता है कि यह सेरोटोनिन एवं थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक दो पदार्थों का सिक्रीशन करता है। ठीक, जैसे कहीं भी चोट लगती है तो सबसे पहले प्लेटलेट्स क्या करता है? दो पदार्थों का सिक्रीशन करता है, जिसको हम सेरोटोनिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन के नाम से जानते हैं। ठीक, और जैसे ही सेरोटोनिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन बाहर निकलते हैं, यह अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो क्या करते हैं? सबसे पहले जो सेरोटोनिन होता है वह जहां से चोट लगा है उस स्थान पर जा करके उसको सिकोड़ देता है, पतला कर देता है। जब रुधिर वाहिनी कटे हुए स्थान से सिकुड़ जाती है, पतली हो जाती है, तो उसी को हम वैसोकॉन्ट्रिक्शन यानी वाहिनी संकीर्णन कहते हैं। वाहिनी संकीर्णन होने से होता क्या है? रुधिर के जो तेजी से निकलने की प्रक्रिया है वह थोड़ा सा धीरे हो जाती है, धीरे धीरे मात्रा में रुधिर बाहर निकलता है। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वाहिनी संकीर्णन में किसका योगदान होता है? तो सेरोटोनिन का योगदान होता है। क्लियर? आगे क्या होता है
यहाँ आप देख सकते हैं सेरोटोनिन निकलने के बाद रुधिर वाहिनी को संकीर्ण बना देते हैं। ठीक, तो सेरोटोनिन का फंक्शन क्या होता है? रुधिर वाहिनी को संकीर्ण बनाना यानी पतला कर देना। क्लियर? आगे क्या होता है? नेक्स्ट प्रोसेस होता है क्लॉट फॉर्मेशन यानी थक्का बनना। तो आइए हम जानते हैं थक्का कैसे बनता है। तो अभी आपने देखा सेरोटोनिन निकला और कौन निकला? थ्रोम्बोप्लास्टिन। सेरोटोनिन का फंक्शन आपने पढ़ा वाहिनी को संकीर्ण बनाना। अब हम थ्रोम्बोप्लास्टिन के बारे में जानते हैं कि जैसे ही नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है क्लॉट फॉर्मेशन, यह थ्रोम्बोप्लास्टिन बाहर आता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम बनाता है। यानी जो भी प्लेटलेट से निकला हुआ थ्रोम्बोप्लास्टिन है, यह क्या करता है? यह ब्लड प्लाज्मा में घुले हुए कैल्शियम आयन तथा कुछ प्रोटीनों के साथ मिलकर के क्या बना लेता है? प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम बना लेता है। और यह प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम करता क्या है कि रुधिर में उपस्थित हिपैरिन, रुधिर में उपस्थित हिपैरिन के बारे में आप जानते हैं कि यह एक प्रतिस्कंदन पदार्थ होता है जो रुधिर को रुधिर वाहिनियों में जमने से रोकता है। इसका सिक्रीशन यकृत से होता है। तो यकृत से स्रावित होने वाला हिपैरिन क्या करता है? रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है। ठीक, तो जब तक हिपैरिन निष्क्रिय नहीं होगा तब तक रुधिर का थक्का नहीं जमेगा। तो करता क्या है? जो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम कैल्शियम आयन की उपस्थिति में बनता है, वह रुधिर में उपस्थित हिपैरिन को निष्क्रिय कर देता है। यानी प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम का कार्य क्या है? हिपैरिन को निष्क्रिय करना। ठीक, साथ ही साथ इसका कार्य होता है प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में बदलना। ठीक, तो यहां से क्लियर हुआ। प्लेटलेट सिक्रीट्स किया सेरोटोनिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन। सेरोटोनिन का कार्य है वाहिनी को सिकोड़ देना और थ्रोम्बोप्लास्टिन का कार्य है कैल्शियम आयन के साथ मिलकर के प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम का निर्माण करना। प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम का निर्माण क्या है? हिपैरिन को निष्क्रिय कर देना और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित कर देना। ठीक, तो आइए हम और आगे जानते हैं। यहां आप देख रहे हैं थ्रोम्बिन है, उसके ऊपर प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम है, इसको कन्वर्ट कर रहा है किसमें? थ्रोम्बिन में। ठीक, तो प्रोथ्रोम्बिन रुधिर में उपस्थित एक प्रकार का पदार्थ होता है जो रुधिर में निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है। यानी जब तक शरीर में कहीं भी चोट नहीं लगती है, रुधिर शरीर से बाहर नहीं निकलता है, तब तक जो प्रोथ्रोम्बिन है वह निष्क्रिय अवस्था में बना रहता है। लेकिन जैसे ही कहीं पे चोट लगती है, रुधिर बाहर निकलना प्रारंभ करता है, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम आता है और प्रोथ्रोम्बिन को जगाता है कि प्रोथ्रोम्बिन उठिए, कहीं पे क्या हो गया है? शरीर का कोई अंग क्षतिग्रस्त हो गया, रुधिर बाहर निकलने लगा है। यानी जब तक चोट नहीं लगी होती है, रुधिर बाहर नहीं निकलता है, तब तक यह सो रहा होता है, निष्क्रिय अवस्था में रहता है। लेकिन जैसे ही चोट लगती है, प्रोथ्रोम्बिनेज आता है, इसको जगाता है, जगने के बाद तुरंत यह थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जब तक निष्क्रिय अवस्था में है तो प्रोथ्रोम्बिन, जैसे ही सक्रिय अवस्था में आया थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कौन करता है? प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम बना कहां से? मैंने आपको बताया कि थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन के साथ मिलकर के क्या बना लेता है? प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम बना लेता है। इतना क्लियर हुआ? प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम के उपस्थिति में कन्वर्ट हो गया थ्रोम्बिन में। क्लियर? अब क्या होगा आगे देखिए। जो थ्रोम्बिन है या रुधिर में घुले हुए प्रोटीन फाइब्रिनोजेन, जो कि प्लाज्मा में घुला हुआ एक प्रकार का प्रोटीन होता है, मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि जो थ्रोम्बिन होता है वह फाइब्रिनोजेन जो कि रुधिर में घुलित अवस्था में सॉल्युबल कंडीशन में पाया जाता है। तो थ्रोम्बिन निकल करके आता है फाइब्रिनोजेन के पास और फाइब्रिनोजेन को सक्रिय करता है। और जैसे ही फाइब्रिनोजेन
थ्रोम्बिन के संपर्क में आता है यह तुरंत फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी सॉल्युबल से इनसॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाता है। और देखिए जैसे ही फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है, सॉल्युबल से इनसॉल्युबल हो जाता है, तो फाइब्रिन एक धागे समान संरचना का निर्माण कर लेता है। और यह धागे समान संरचना बनेगी कहां? कटे हुए स्थान पर। तो जैसे ही कटे हुए स्थान पर जाली समान संरचना बनती है फाइब्रिन के द्वारा, उसमें आ करके फाइब्रिन है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, फंस जाते हैं। यानी जैसे कोई जाली हो और बाहर से कोई कण आ रहा हो, उस जाली में क्या करेगा? धीरे धीरे फंस जाएगा। और फंसने के कारण एक समय ऐसा होगा कि इस तरफ के पदार्थ इस तरफ नहीं आ पाएंगे, पूरा पूरा क्या हो जाएगा? जाम हो जाएगा। तो जैसे ही कोई रुधिर वाहिनी कहीं से क्षतिग्रस्त होती है, रुधिर बाहर निकलता है, फाइब्रिन जा करके करता क्या है? यहाँ एक जाली समान संरचना का निर्माण कर देता है। और वह जाली समान संरचना करती क्या है? रुधिर में के आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को, प्लेटलेट्स को उसी में फंसा लेती है। और फंसते फंसते क्या होता है? एक समय वहाँ पर एक रुधिर कणिकाओं का जमावड़ा हो जाता है, रुधिर कणिकाएं जम जाती हैं। और जब रुधिर कणिकाएं जम जाती हैं तो जो तरल अवस्था में रुधिर है वह बाहर नहीं निकल पाता है। और जब बाहर नहीं निकल पाता तो उसी अवस्था को हम कहते हैं रुधिर स्कंदन, यानी ब्लड क्लॉटिंग। ठीक, तो यहां आप देख रहे हैं फाइब्रिन प्लस आरबीसीएस प्लस डब्ल्यूबीसीएस जब सभी आपस में इकट्ठा हो जाते हैं कटे हुए स्थान पर, तो एक थक्का जम जाता है। इसके बाद क्या होगा? जब फाइब्रिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एक स्थान पर इकट्ठा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ब्लड क्लॉट हो जाएगा, यानी रुधिर जम जाएगा। और जब रुधिर जम जाएगा तो रुधिर का बाहर निकलना बंद हो जाएगा। ठीक, प्रोसेस क्लियर हुआ? फिर से देख लीजिए। सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिनेज एंजाइम की सहायता से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ। प्रोथ्रोम्बिन निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है रुधिर में, और प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम इसको सक्रिय बनाता है थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन करता क्या है? फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन में। और फाइब्रिन क्या करता है? कटे हुए स्थान पर एक धागे समान जाली जैसी संरचना बनाता है। उस जाली समान संरचना में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जा करके फंस जाती हैं। फंसने के कारण वहां पर क्या होता है? रुधिर जम जाता है। और जब रुधिर जम जाता है तो रुधिर का निकलना बंद हो जाता है, और उसी प्रोसेस को हम रुधिर स्कंदन या ब्लड क्लॉटिंग के नाम से जानते हैं। इतना क्लियर हुआ? आगे देखिए। मानव में लगभग 3 से 8 मिनट में रुधिर का थक्का जम जाता है। तो पूछा जाए कि मानव में रुधिर स्कंदन की जो समय होती है, यानी मानव का रुधिर कितने समय में जम जाता है, तो वह लगभग है 3 से 8 मिनट। यानी 3 से 8 मिनट में क्या होगा? बहता हुआ जो रुधिर है, जो रुधिर वाहिनी से बाहर निकल रहा है, शरीर के बाहर जा रहा है, वह बंद हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या होता है? विटामिन के यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में मदद करता है। विटामिन के पता होगा आपको। विटामिन के करता क्या है? जो आपका प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन मैं आपको बता दूं बनता कहां है? यकृत में बनता है। तो प्रोथ्रोम्बिन यकृत में संश्लेषित होता है, यकृत में बनता है। किस विटामिन की उपस्थिति में? विटामिन के की उपस्थिति में। ठीक, तो विटामिन के का योगदान क्या होता है रुधिर स्कंदन में? विटामिन के का योगदान होता है प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में सहायता करना। ठीक, तो विटामिन के यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में मदद करता है। इसकी कमी या अभाव के कारण, यानी जब विटामिन के की कमी हो जाती है शरीर में, तो उस कंडीशन में होता क्या है? प्रोथ्रोम्बिन का जो संश्लेषण है वह कम हो जाएगा। और जब प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण कम हो जाएगा तो रुधिर स्कंदन की प्रक्रिया कम हो जाएगी या नहीं होगी। ठीक, तो विटामिन के अभाव में या कमी के कारण रुधिर स्कंदन सुगमता पूर्वक नहीं हो पाता है। क्लियर? कुछ लोगों में क्या होता है? रुधिर का थक्का ही नहीं जमता है। कुछ लोगों में क्या होता है? जो रुधिर के क्लॉट होने का प्रोसेस है वह होता ही नहीं है। और जिस व्यक्ति में रुधिर का थक्का नहीं जमता है उसको हम कहते हैं हीमोफीलिया। यानी जब व्यक्ति में रुधिर का थक्का नहीं जमता है तो एक रोग उत्पन्न होता है जिसको हम कहते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है? व्यक्ति के अंदर रुधिर के थक्का जमने की प्रक्रिया बंद हो जाती है, कटे हुए स्थान से रुधिर का निकलना बंद नहीं होता है। ठीक,
तो यह हो गया आपका टोटल प्रोसेस ब्लड क्लॉटिंग यानी रुधिर का थक्का जमने का। ठीक।